1 मील के इलाके में हर तरफ नीम दायरे की शक्ल में तकरीबन 20,000 नेज़े ज़मीन पर गड़े थे और हर एक पर एक तुर्क कैदी की कटी फटी लाश परोई हुई थी। 2 सबसे बुलंद नेज़ों पर सल्तनत उस्मानिया के एक इलाकाई ओहदेदार हमजा पाशा और यूनानी लीडर की लाशें थीं, जिनकी हलाकत को कई माह गुजर चुके थे। उनके जिस्मों पर कीमती लिबास की बाकियात हवा में लहरा रही थी। फ़ज़ा में मौजूद वाहिद बू सड़े हुए इंसानी गोश्त की थी। ये वो मंजर है जिसने जून 1962 में यूरोप की रियासत ट्रांसिल्वेनिया के शहर त्रेगोवस्ता से 60 मील दूर सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान मोहम्मद दोम की फ़ौज के रावल दस्ते का इस्तकबाल किया था। सुल्तान मोहम्मद दोम इस्तांबुल से यूरोप दरियाए डैनूब के पावर लिचार की रियासत के हुक्मरान शहजादे वालादिसूम ड्रैकुला को सबक सिखाने के लिए निकले थे। इस मंजर ने सुल्तान मोहम्मद पर ऐसा असर किया कि उसने कहा, इस तरह के शख्स से इसकी ज़मीन छीनना बहुत मुश्किल है। उस रात क़याम के लिए सुल्तान ने तुर्क कैंप के गिर्द गहरी खंदक खुदवाई और अगले रोज़ फ़ौज को ये कहते हुए वापसी का हुक्म दिया, ये इलाका इतना अहम नहीं कि इसकी इतनी कीमत दी जाए। सुल्तान वहाँ से खुद लौट गया, लेकिन विलाद ड्रैकुला के खिलाफ मुहिम ख़त्म नहीं हुई। वो ड्रैकुला के भाई रादो को तुर्क फ़ौज के एक हिस्से के साथ वहीं छोड़ आया। फिल्मों और किताबों में अक्सर ड्रैकुला अपने किसी शिकार की गर्दन में दांत गाड़े बैठा है, तो कहीं नोकीले दांतों से टपके हुए खून के साथ आसमान की तरफ देख रहा है। इस सिलसिले का आगाज़ 26 मई 1897 में ब्रेम स्टोकर के नावल के इशाअत के बाद हुआ, जिसमें खून पीने वाला ये ख्याली किरदार ड्रैकुला मुतहर्रिफ हुआ था। ड्रैकुला का यह किरदार तो शायद ख्याली था, लेकिन ड्रैकुला नाम बिल्कुल ख्याली नहीं था। तारीख में ड्रैकुला कहलाए जाने वाला शहजादा, जिसने अपने वक्त की सुपर पावर के सुल्तान का मुकाबला किया था, एक तरफ अपने मजालिम की वजह से बदनाम हुआ, तो दूसरी तरफ उसे रोमानिया में कौमी हीरो का दर्जा दिया गया। निस्बतन एक छोटी सी रियासत वालिचिया का ये शहजादा विलाद दिसूम ड्रैकुला कहलाता था। ड्रैकुला का मतलब था ड्रैकुल का बेटा। इस शहजादे की तारीख में वजह शोहरत हज़ारों की तादाद में अपनों और गैरों के जिस्म में मेखें गाड़ कर मारने वाले हुक्मरान की है। दरियाए डैनूब के इलाके में रियासत वालेचिया के एक से ज़्यादा बार हुक्मरान रहने वाला शहजादा विलादी एम्परर का पूरा नाम विलाद दिसूम ड्रैकुला था। उसकी पैदाइश 1431 और इंतकाल 1476 में हुआ। वो ट्रांसिल्वेनिया में पैदा हुआ और उसका इंतकाल आज के रोमानिया के दारुल हुकूमत बुखारेस्ट के शुमाल में एक इलाके में हुआ। दूसरे दौरे हुक्मरानी में उसने वो जुल्म किए जो उसकी वजह शोहरत बने और उसे विलादी एम्परर यानी मेखें गाड़ कर मारने वाला विलाद का नाम दिया गया। ड्रैकुला एक ज़िद्दी शख्स था जिसे अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता था। उसके बरक्स उसका भाई खुश शक्ल और नेक सीरत था और दरबार में उसको बहुत तवज्जो दी जाती थी। यही वजह थी कि इन दोनों में एक दूसरे के लिए शदीद नफरत पाई जाती थी। 1447 में विलाद ड्रैकुला का बाप और भाई सियासत का शिकार होकर कत्ल हो गए। ड्रैकुला की साजिशों का मकसद रियासत का निज़ाम अपने हाथ में लेना था। उसने मगरबी यूरोप की कुछ दूसरी रियासतों की तरफ अपनी फ़ौज बनाने पर तवज्जो दी, जिसकी वफादारी सिर्फ उसके साथ थी। ड्रैकुला कहा करता था कि जो शहजादा घर में कमज़ोर हो वो बाहर अपनी मर्जी नहीं कर सकता, और इसीलिए पहले 2 बरस उसने अपने मगरबी हमसाए हंगरी और मशरकी हमसाए सल्तनत उस्मानिया को खुश करने की पॉलिसी अपनाई ताकि अपने घर के मसले हल कर सके। हुक्मरानों के जल्दी बदलने की वजह से ताकत इलाके की अशराफिया की, जिन्हें बोयार कहते थे, हाथ से जा चुकी थी। 1418 के बाद निस्फ सदी में वालेचिया के हुक्मरान 12 बार तब्दील हुए थे, यानी औसतन एक हुक्मरान 2 साल तख्त पर बैठा।
ڈریکولا کو یہ احساس تھا کہ اس کی اشرافیہ عثمانیوں کو خوش کرنے پر یقین رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ والیچیا کے اس سے پہلے والے حکمران کے حامی اب بھی ریاست میں موجود تھے اور ڈریکولا کے لیے ان سے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینا ابھی باقی تھا۔ 1457 میں جب تقریباً 200 بوریا خاندان اور کچھ اہم عہدیدار ایسٹر کی تقریبات کے لیے ان کے محل میں جمع ہوئے تھے تو انہیں پکڑ لیا گیا۔ ڈریکولا کے فوجیوں نے ان میں سے بڑی عمر کے افراد کو ان کے جسم میں نیچے سے میخیں گاڑ کر شہر کی دیواروں کے باہر ڈنڈوں پر لٹکا دیا۔ ان خاندانوں کے صحت مند افراد کو ان کے بزرگوں کے زمانے کے ایک پرانے قلعے کے کھنڈرات کی مرمت کے لیے دور ایک پہاڑی چوٹی پر لے جا کر جبری مشقت پر لگا دیا گیا۔ اس قلعے کو قلعہ ڈریکولا کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس قلعے میں ایک خفیہ راستہ تھا جس کے ذریعے ڈریکولا فرار ہونے میں کامیاب ہوا تھا۔ ڈریکولا نے آرمازی کے نام سے ایک نیا عہدہ بنایا۔ یہ آرماز صرف ڈریکولا کے حکم کے تابع تھے اور ان کا کام نئے نظام عدل پر عمل درآمد کروانا تھا۔ ان میں رومانیہ کے علاوہ ہنگری، ترک، سرب، تاتار اور کچھ جپسی بھی شامل تھے۔ ان کی تنخواہیں بہت اچھی تھیں اور یہ کسی اصول کے تابع نہیں تھے۔ یہ ڈریکولا کی کلہاڑیاں تھے، نیزوں پر چڑھانے کے ماہر۔ یہ طبقہ بھی ڈریکولا سے وفاداری کے جذبے سے زیادہ اپنے مفاد کے تحت کام کرتا تھا، اور جب اس کے دور کے آخری وقت میں اس کی ریاست سے لوگوں کا انخلا بڑھ گیا تو یہ آرمازی بھی کام نہ آئے۔ آرمازی کے علاوہ بھی اس دور میں کئی مسلح دستے بنائے گئے تھے۔ ایک دفعہ اٹلی کی ریاست کے چند سفیروں نے ڈریکولا کے دربار میں حاضری دی۔ ان سفارتکاروں نے ڈریکولا کے سامنے تعظیم میں اپنی بڑی ٹوپیاں تو اتاری، لیکن ان کے نیچے پہنی جانے والی سکل کیپ سر پر رہنے دی اور کہا کہ ان کی روایت کے مطابق سکل کیپ تو سلطان کے سامنے بھی نہیں اتاری جاتی۔ ڈریکولا نے یہ سن کر ان سب کے سکل کیپ پر ان کے سروں میں دائرے میں کیل ٹھونکنے کا حکم دیا، اور اس دوران وہ ان سفیروں سے کہتا جاتا تھا، یقین کریں میں تو آپ کی روایت مزید مضبوط کر رہا ہوں۔ ڈریکولا نے 1459 کے بعد سلطنت عثمانیہ کو نذرانہ دینا بند کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی سلطنت کے خلاف اشتعال انگیز کارروائیوں میں ملوث رہا۔ سلطنت عثمانیہ اور ڈریکولا کے درمیان رابطے بھی ہوئے، لیکن اس دوران ڈریکولا کے ہاتھوں 2 اعلیٰ عثمانی اہلکار ہلاک ہو گئے، اور اس نے ترکی زبان پر عبور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عثمانی قبضے میں ایک قلعے کا دروازہ کھلا کر اسے جلا دیا، اور پھر باقاعدہ جنگ چھڑ گئی۔ ڈریکولا نے مذہب کے نام پر یورپ کی دیگر طاقتوں سے مدد طلب کی، لیکن کچھ معاملوں میں مقامی حالات اور کچھ میں آرتھوڈاکس اور کیتھولک مسیحیوں میں تاریخی اختلافات کی وجہ سے اسے کچھ زیادہ مدد نہ مل سکی۔ اس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف پورے علاقے میں چھوٹی چھوٹی گوریلا کارروائیوں کا آغاز کر دیا، جبکہ سلطان خود اس وقت ایشیا میں جنگی مہمات میں شریک تھا۔ تاریخ میں ڈریکولا کی جانب سے انہی دنوں میں پوپ کے نام لکھے گئے خط کا ذکر آتا ہے، ہم نے 88,423 ترک اور بلغار ہلاک کر دیے، اور ان میں وہ شامل نہیں جنہیں ان کے علاوہ گھروں میں جلا دیا گیا یا جن کے سر ہمارے فوجیوں نے نہیں کاٹے۔ ڈریکولا کے ہاتھوں ہلاکتوں اور نقصان کا ذکر سن کر سلطان خود 17 مئی 1462 کو والیچیا فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ ڈریکولا نے جلد از جلد یورپ سے مدد کا مطالبہ کیا کہ اگر اسے شکست ہو گئی تو یہ تمام مسیحیوں کے لیے خطرناک ہوگا، لیکن اسے متوقع مدد نہ ملی۔ 1462 میں گرمی انتہائی شدید تھی۔ ڈریکولا نے تمام آبادی پہاڑوں، جنگلوں اور دلدلی علاقوں میں بھیج دی تھی۔ عثمانی فوج کو کئی دن کے سفر کے بعد لڑائی کا موقع نہیں ملا، اور پیاس کا مسئلہ الگ تھا۔ اس نے گوریلا حملوں سے بھی ترکوں کا بہت نقصان کیا۔ ڈریکولا نے سلطان کو ہلاک کرنے کی نیت سے ایک رات اس کے کیمپ پر اچانک حملہ بھی کیا، جو ناکام رہا۔ جب سلطان کی فوج ڈریکولا کے دارالحکومت کے قریب پہنچی تو انہوں نے وہ منظر دیکھا جس کا تاریخ میں سب سے زیادہ ذکر آتا ہے۔
एक नीम दायरे की शक्ल में 1 मील तक हजारों डंडे जमीन पर गड़े थे और उन पर तकरीबन 20,000 तुर्क फौजियों की गली सड़ी लाशें थीं। सुल्तान मोहम्मद दोम अगले रोज वापस लौट गया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि ड्रैकुला जंग जीत गया। सुल्तान उस वक्त ड्रैकुला के भाई रवादी हैंडसम को कुछ तुर्क फौज के साथ वहीं छोड़ आया ताकि वो मकामी लोगों को अपने साथ मिलाकर और अशराफिया की मदद से अपने भाई की जगह तख्त पर बैठ जाए। उसके बदले में तुर्कों ने रियासत की रिवायती खुद मुख्तार हैसियत की जमानत दी। ड्रैकुला ने फरार होकर हंगरी के बादशाह से हिमायत तलब की, लेकिन उसने उनके भाई रवादो की हिमायत का ऐलान कर दिया और सुल्तान मोहम्मद से 5 साल का मुआहदा कर लिया। ड्रैकुला अब ताकतवर शहजादा नहीं था, बल्कि उसके पास सिर्फ माजी के कारनामों का जिक्र था। हंगरी के बादशाह ने अपनी तमाम सरहदों पर सियासी सूरत हाल का जायजा लेते हुए ड्रैकुला को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यूरोप में ड्रैकुला की गिरफ्तारी के खिलाफ एक लहर दौड़ गई, क्योंकि चंद माह पहले ही तो वो सुल्तान मोहम्मद दोम का मुकाबला करने और उनके मुताबिक शिकस्त देने की वजह से उनका हीरो बना था। ड्रैकुला का दर्जा किसी आम कैदी का नहीं था, बल्कि एक अरसे के बाद वो हंगरी के दरबार में भी बैठने लगा था। कई बार हंगरी के बादशाह ने सोच समझकर उसे उस्मानी नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात के दौरान दरबार में बिठाया। वो 12 बरस तक हंगरी में इसी तरह कैद रहा। ड्रैकुला में जेल में जानवर मंगवाकर उन पर अपने कैदियों को माजी में दी गई सजाओं के तरीके आजमाता था। ड्रैकुला ने हंगरी के बादशाह के साथ बोस्निया में तुर्कों के खिलाफ फिर से मुहिम्मात में हिस्सा लिया और कामयाबियां हासिल की। ड्रैकुला तारीख का सबसे ज्यादा तशद्दुद करने वाला और जालिम हुक्मरान था। सिर्फ अपने ही लोगों पर नहीं, बल्कि यहूदियों, मसीहों, तुर्कों, जर्मनों, इतालवियों, पेगन लोगों पर भी उसने गैर इंसानी जालिम रवा रखे। ड्रैकुला ने इंसानी जिस्म में नेज़े गाड़ कर मारने की सज़ा को मज़ीद तकलीफ दे बनाया। वो तेज़ नोक की बजाय नेज़े का मुंह गोल ही रखते थे और उनको ज़मीन में गाड़ कर इंसान को उसके ऊपर बिठा देते और इस तरह इंसानी वज़न के दबाव में नेज़ा आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में धंसता जाता और उसकी जान निकलने में 2 से 3 दिन लगते। इस दौरान उनके पूरे होश में कौवे उनकी आंखें निकाल देते। ड्रैकुला ने अपनी खिड़की के सामने जमीन में गड़े ऐसे नेज़ों का 3 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा एक जंगल बना रखा था। आला तुर्क ओहदेदारों और पाशाओं के लिए ज्यादा ऊंचे नेज़े थे।